फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं SGPGI से जो वैकेंसी निकली हुई है लैब टेक्नीशियन और साथ साथ में जूनियर लैब टेक्नीशियन की। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 4 यहाँ पे MCQ लेक्चर को हल किए थे, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के प्रश्न थे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम था तो हमने सोचा कि आपके लिए मिक्स क्वेश्चन लाया जाए और दिखाते हैं कि आप लोग कितना इसको प्यार करते हैं, यानी कि आपको ये अच्छा लगता है या नहीं, मतलब मिक्स क्वेश्चन। और इसमें जो मिक्स क्वेश्चन है वो आपका यूरिन से है, CSF से है, सीमेंट से है और 2-3 क्वेश्चन आपके हेमेटोलॉजी और 2 ही 3 आपके माइक्रोबायोलॉजी से प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। जिनका जो लैंग्वेज है ये आपका हिंदी और इंग्लिश मिक्स है, इसलिए हमने ये बनाया क्योंकि ये आपके लिए क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही और साथ साथ में ये भी पता चल जाएगा कि आपको इस प्रकार के जो लेक्चर हैं वो अच्छे लगते हैं या नहीं, यानी कि हिंदी इंग्लिश मिक्स जो आपके अपने हाथों से मैं क्वेश्चन लिखता हूँ वो आपको अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं। ये प्रश्न आपको हम कहीं कहीं से MCQ वाले बुक से ले लेते हैं, कहीं कहीं अपना जो मैं चैप्टर वाइज पढ़ता रहता हूँ, जो हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो इस प्रकार से मैं क्वेश्चन को कंप्लीट किया हूँ। लगभग आपके 30 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसे इस PDF को हम लेक्चर ले लेंगे, इस PDF को हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे और साथ साथ में जो आपके क्विज के पोल होते हैं वो भी वहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, आ जाते हैं अपने प्रश्नों पर। प्रश्न हमारा जो पहला ये आपका CSF से है और CSF का जो पहला प्रश्न है कह रहा है कि CSF का नॉर्मल मात्रा कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, जो आपके नॉर्मल मात्रा यानी कि नॉर्मल रेंज होता है आपके CSF की, वो आपका होता है 125 से 150 ml। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जाएगा 125 से 150 ml। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अब दूसरे नंबर के प्रश्न पे। दूसरा हमारा है कि नॉर्मल CSF का प्रेशर कितना होता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, नॉर्मल रेंज और नॉर्मल प्रेशर में बहुत सारा फर्क है और ये जो प्रेशर पूछ रहा है इन वाटर में पूछ रहा है, यानी कि आपके वाटर के सापेक्ष आपका CSF का प्रेशर पूछ रहा है और इसका जो मात्रा होता है वो होता है 60 से 150 mm। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C में आपको दिखाई दे रहा होगा, 60 से 150 mm के बीच आपका जो CSF होता है उसका प्रेशर होता है इन वाटर के सापेक्ष। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट हमारा है कि नॉर्मल सीमन का pH कितना होता है। यहाँ पे आपका जो सीमेन होता है उसका यहाँ पे pH पूछा गया है। तो जो नॉर्मल आपका सीमन होता है उसका pH होता है 7.2 से 7.8 के बीच। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 20 सही जाएगा। फ्रेंड्स, जब एग्जाम में आपके कभी कभी क्या होता है कि 7.2 से 7.8 के बीच नहीं आता है, तो देखिए कि आपका जो इसके आगे पीछे थोड़ा सा भी रहता है तो उनको आप टिक करिए। ठीक है, ज़्यादा डिफर वाले जो आपके रहेंगे उनको मत टिक करिएगा। जो आपके थोड़ा सा इधर उधर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख रहा है 7.2 से 8.2 तक, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए 8 पॉइंट नहीं है, वहाँ पे आपके 7.9 है, तो इन चक्कर में आपका ये भी सही हो सकता है ना। लेकिन आपका अगर ये है तब आपको यही सही करना है, लेकिन अगर ये नहीं है तब आप उनमें से देखिए कि इसके नज़दीक में जो है वो आपका सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कि नॉर्मल सीमेन की मात्रा कितनी होती है, यानी कि आपके सीमेन का यहाँ पे नॉर्मल रेंज पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, जो आपका नॉर्मल रेंज होता है, सबसे पहले आप जानिए कि यहाँ पे मिलियन पर ml होता है। ठीक है, पहला बात ये जानिएगा कि मिलियन पर ml होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन में जो ऑप्शन यहाँ पे कई सारे लगा रखे हैं, जैसे यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने लाख लिख दिया और यहाँ पे जो मतलब कि मिलियन तो दिया है लेकिन यहाँ पे 140 से 150 कर दिया। लेकिन जो एक्चुअली आपका नॉर्मल रेंज होता है सीमेन का वो होता है 40 से 140 मिलियन पर ml। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे D सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि अगर सीमेन की मात्रा कम हो जाता है 15 मिलियन से तो इसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा आपको मतलब कि अगर आपका जो सीमेन है उसका मात्रा कम हो जाएगा 15 मिलियन से तो इसको कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, क्या कहते हैं, ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। और अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, एस्पर्मिया कहते हैं, यानी कि आप स्पर्म बन ही नहीं रहा है। ठीक है, और इनफर्टिलिटी इसको नहीं कहते हैं कि आपका जो मतलब कि सीमेन की मात्रा कम है। इनफर्टिलिटी आपके मेल और वुमेन दोनों में हो सकता है, जब आपका यहाँ पे क्या होता है कि जायगोट का फॉर्मेशन, यानी कि जायगोट से आपके बच्चे का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो इन केस में इसको क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं, यानी कि जो आपका फ्यूजन है या फिर फर्टाइल है वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर से है, जो कि सीमेन से है। ये कह रहा है कि सीमेन काउंट के लिए डाइल्यूटिंग फ्लूइड का प्रयोग होता है। तो इसमें जो आपके डाइल्यूटिंग फ्लूइड का प्रयोग होता है वो कौन सा है। तो ऑप्शन तो आपके कई सारे दिए, जैसे हेम्स फ्लूइड भी दिया है, हेमोटॉक्सिन है, एक ऑप्शन आपका नॉन ऑफ दीज है। लेकिन जो पहला आपका सोडियम बाइकार्बोनेट एंड फार्मेलिन है, ये आपका सीमेन के काउंटिंग के लिए डाइल्यूटिंग फ्लूइड के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। हीमोटॉक्सिन का उपयोग हम कई जगह करते हैं स्टेनिंग के रूप में, जैसे हम यहाँ पे HND में ही करते ही हैं और आपके पैप में करते हैं, और साथ साथ में हमारे लिस्मन स्टेन जो होता है, यानी कि जो आपके रोमनस्की स्टेन का एक प्रकार है लिस्मन स्टेन, इसमें भी हम क्या करते हैं, हीमोटॉक्सिन का प्रयोग करते हैं। और कमेंट करके आप बताइएगा कि हेम्स फ्लूइड का उपयोग हम कहाँ करते हैं, किस डाइल्यूटिंग फ्लूइड के रूप में करते हैं। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा अगर आपको इस बात की नॉलेज है तो। चलिए फ्रेंड्स, अब जाते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट हमारा है कि
बिम सिल्वर मैन नीडल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही यूनिक प्रश्न है, ठीक है। बिम सिल्वर मैन नीडल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके कई सारे हैं, बोन मैरो एस्पायरेशन, CSF एग्जामिनेशन, एफिनिटी टेस्ट या फिर लीवर बायोप्सी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा। लीवर बायोप्सी के लिए हम बिम सिल्वरमैन्स नीडल का प्रयोग करते हैं। अभी बोन मैरो का जो एस्पायरेशन है उसके लिए जो हम नीडल उपयोग करते हैं उसका प्रश्न हमने यहाँ पे डाला है, इसलिए अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो आपका सी है इसमें हम फ्रोजन का इस्तेमाल करते हैं और नॉर्मली आपका नीडल रहता है, लेकिन जो आपका फ्रोजन सेक्शन होता है उस फ्रोजन सेक्शन से हम क्या करते हैं, सैंपल को सक करने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा की है 8वां नंबर का, क्लाउडी यूरिन सैंपल किस कारण होता है? यानी कि आपका जो यूरिन होता है वो सैंपल में अगर क्लाउडनेस आ रहा है तो ये किस कारण के हो सकता है? तो फ्रेंड्स ये आपका होता है ड्यू टू बैक्टीरियल कंटामिनेशन के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि इसमें से 9 नंबर का, इनमें से यूरिन प्रिजर्वेशन नहीं है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, कई बार आया है आपके एग्जाम में और ये पूछ रहा है कि यूरिन प्रिजर्वेशन नहीं है, तो एक इसमें से नहीं है और सारे जो हैं उनको हम यूरिन प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं। तो टालुलिन आपका है, कंसंट्रेशन आप HCl ये भी है और फॉर्मेल्डिहाइड ये भी है। केवल जो आपका H2SO4 है ये आपका प्रिजर्वेशन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है यूरिन में, तो सी नंबर का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर का है, कास्ट क्रिस्टल्स को देखने के लिए यूरिन सैंपल में, यानी कि अगर आपको जो यूरिन सैंपल है उसमें आप कास्ट और क्रिस्टल को देखना चाहते हैं तो आपका जो यूरिन का सैंपल होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए? तो फ्रेंड्स मेनली आपका जो यूरिन सैंपल होता है रैंडमली होता है, मिड स्ट्रीम होता है और फर्स्ट मॉर्निंग होता है, ठीक है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा होना चाहिए यूरिन सैंपल हम कब लें जिसमें हमारा जो कास्ट और क्रिस्टल होता है, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, इसमें दिखाई दे जाए। तो फ्रेंड्स इसमें हम फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल लेते हैं। इसमें जो हमारे कास्ट और क्रिस्टल होते हैं ये बहुत अच्छी से दिखाई देते हैं क्योंकि इनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर का है कि ये कह रहा है कि प्रोटीन यूरिया का अर्थ है, यानी कि आपका जो प्रोटीन यूरिया शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका प्रश्न है, जो ऑप्शंस आपके हैं, हाई लेवल ऑफ प्रोटीन यूरिन, और दूसरा जो है लो लेवल ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, सी है नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, या फिर डी नंबर का जो मेंशन है ये आपकी हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इन सीरम। तो देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न यहाँ पे बनेगा कि प्रोटीन यूरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हाई लेवल प्रोटीन इन यूरिन और हमारा जो डी नंबर का है हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इन सीमन। पर थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पे अंतर हो गया कि जो आपका आंसर इसमें थोड़ा सा अंतर है सीमेन और यूरिन का, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका जब प्रोटीन यूरिया शब्द कहा जाएगा तो आपका यूरिन के लिए कहा जाएगा हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, तो ऑप्शन नंबर ये सही जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बेंस जोन प्रोटीन किस बीमारी में स्रावित होता है? ये भी बहुत अच्छा है और यूनिक प्रश्न है, ठीक है। बेंस जोन प्रोटीन किस बीमारी में स्रावित होता है? तो हमने यहाँ पे लिया है क्रोनिक माइलॉइड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और दूसरा हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया है, तीसरा है मल्टीपल माइलोमा और जो चौथा है नन ऑफ दीज है। तो इससे कोई मतलब नहीं, इसमें से एक है। तो हम बता दें आपका जो मल्टीपल माइलोमा होता है इन केस में आपका बेंस जोन प्रोटीन यहाँ पे क्या होता है, स्रावित होता है। इसमें आपको शो करने को मिलता है जब आप यहाँ पे कर रहे होते हैं हीट वाला मेथड। हीट मेथड अगर आप कर रहे हैं प्रोटीन को करने के लिए, यूरिन का प्रोटीन करने के लिए, तो जब आपका जो यहाँ पे कोगुलेशन होता है और कुछ देर बाद कोगुलेशन खत्म होकर फिर आ जाए अगर हीट करने पर, तो इन केस में आपको बेंस जोन प्रोटीन का यहाँ पे देना होता है रिजल्ट के रूप में। तो ये जो स्रावित होते हैं आपके मल्टीपल माइलोमा के द्वारा स्रावित होते हैं, ठीक है। चलिए बात आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है यूरिन में ग्लूकोज लेवल को मापने के लिए तो कौन सा हम टेस्ट करेंगे? यही प्रश्न हमारा है कि यूरिन में अगर ग्लूकोज लेवल को न मापना है तो कौन सा टेस्ट करेंगे? अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ग्लूकोज ऑक्सीडेज टेस्ट भी है, आपका बेंडिज टेस्ट भी है, ठीक है। तो ग्लूकोज में यूरिन नापने के लिए आप ग्लूकोज ऑक्सीडेज टेस्ट भी कर सकते हैं और बेंडिक टेस्ट भी कर सकते हैं, और सी आपका बोथ ए एंड बी है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बता दें कि जो आपका यहाँ पे सही आंसर जाएगा वो यहाँ पे सही जाएगा आपका ग्लूकोज ऑक्सीडेज टेस्ट, क्योंकि यही एक आपका बेस्ट यानी कि स्पेसिफिक टेस्ट है ग्लूकोज ऑक्सीडेज टेस्ट। जो बेंडिक टेस्ट होता है फ्रेंड, ये आपका क्या होता है, रेड्यूसिंग सबस्टेंस वाला टेस्ट। क्या होता है? रेड्यूसिंग सबस्टेंस वाला टेस्ट, यानी कि इसमें से आपका जो ग्लूकोज तो आपको दिखाई देगा ही देगा, साथ में जितने भी आपके यूरिन में रिड्यूसिंग सबस्टेंस होते हैं वो भी दिखाई देने लगते हैं, जैसे फ्रुक्टोज हो गया और भी जितने भी आपके कीटोन हो गए, ये सब जितने भी हैं आपके सबस्टेंस रिड्यूसिंग वाले वो दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। चाहे वो आपके ग्लूकोज के फॉर्म में हो चाहे वो नॉन ग्लूकोज के फॉर्म में हो, ठीक है। तो स्पेसिफिक जो टेस्ट होता है आपके यूरिन के ग्लूकोज लेवल को चेक करने के लिए वो होता है आपका ग्लूकोज ऑक्सीडेज टेस्ट, यानी कि GOD, ठीक है।
चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पे एक बार और बता दें, रोथरा जो टेस्ट होता है ये आप किस लिए करते हैं, तो आपका रोथरा जो होता है आपका कीटोन बॉडी के लिए होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे 14 नंबर का, ये कह रहा है कि बेंडिक रेजेंट का रंग होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बेंडिक रेजेंट होता है जिसका हम उपयोग क्या करने के लिए करते हैं, रिड्यूसिंग सब्सटेंस को चेक करने के लिए करते हैं। यह ध्यान रखिएगा, हमेशा आप शुगर मत कह दीजिएगा या फिर ग्लूकोज लेवल मत कर दीजिए, ठीक है। रिड्यूसिंग सब्सटेंस, अगर आपको अच्छा है यहाँ पे एग्जाम्पल देना है तो आप यहाँ पे रिड्यूसिंग सब्सटेंस ही कहिए, ठीक है, क्योंकि बेंडिक जो टेस्ट होता है आपके रिड्यूसिंग सब्सटेंस के लिए ही किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका है कि बेंडिक जो रिएजेंट होता है इसका कलर क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो कलर होता है ये आपका ब्लू कलर का होता है। अगर इसके कलर में कोई भी डिफरेंस आता है तो आप समझिए कि आपका जो रिएजेंट है वो आपका क्या हो गया है, खराब हो गया है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि बेंडिक रेजेंट इनमें से नहीं है, ठीक है। इसमें से एक ऐसा है जो कि बेंडिक रेजेंट के अंतर्गत नहीं आता है और सारे आपके क्या हैं, बेंडिक रेजेंट हैं। तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे कॉपर सल्फेट, कॉपर सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम साइट्रेट, तो ये तीनों आपके बेंडिक रेजेंट हैं। जो आपका यहाँ पे डी नंबर का है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका बेंडिक रेजेंट नहीं है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि एनोरिया का अर्थ है, ठीक है, ये भी अच्छा है, आपके यूरिन से संबंधित प्रश्न है। एनोरिया का अर्थ है लेस देन 125 ml इन 24 आवर यूरिन, ठीक है, यहाँ पे यूरिन होना चाहिए। और दो आपका बी नंबर का है लेस देन 500 ml यूरिन इन 24 आवर्स, और तीसरा जो आपका यहाँ पे दिया है मोर देन 2.5 लीटर यूरिन इन 24 आवर्स। तो आपका जो एन्यूरिया शब्द होता है वो होता है फ्रेंड्स आपका लेस देन 125 ml इन यूरिन 24 आवर्स, ठीक है, यानी कि 125 ml आपका यूरिन, 125 ml से भी कम अगर आपका यूरिन आ रहा है 24 घंटे में तो इसको हम क्या टर्म देते हैं, एन्यूरिया नाम इनको देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करें क्या दूसरा जो आपका हो जाएगा पॉलीयूरिया, तो पॉलीयूरिया के केस में आपका हो जाएगा 2.5 लीटर से अधिक, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि पॉलीयूरिया का कारण हो सकता है। तो पॉलीयूरिया मतलब हो जाता है कि 2.5 लीटर से अधिक यूरिन आपका 24 घंटे में निकले। तो कौन कौन से केस हो सकते हैं, आपने सुना होगा डायबिटिक के केस में यूरिन सबसे ज़्यादा होता है, तो पहला आपका ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो आपका मेंटल के केस में भी आपने देखा होगा, अगर आप मेंटल डिसऑर्डर है तो इन केस में यूरिन अब क्या होता है, अधिक निकलता है, ठीक है। और क्या होता है कि जो सी नंबर का इन बर्न के केस में, तो बर्न यानी कि जलने के केस में आपका जो यूरिन होता है वो बहुत कम निकलता है, ये इतना नहीं निकलता है क्योंकि जो हमारे वाटर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं बर्न के केस में। तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे डी सही जाएगा, ठीक है, बोथ ए एंड बी, यानी कि डायबिटिक के केस में और मेंटल डिसऑर्डर के केस में आपका पॉलीयूरिया यहाँ पे क्या होगा, शो होगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अमोनिकल ऑर्डर ऑफ यूरिन ड्यू टू, यानी कि आपका जो यूरिन का ऑर्डर होता है, गंध होता है, वो अमोनिकल जो होता है किस कारण से होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका जो बैक्टीरियल कंटामिनेशन के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, ठीक है। बी आपका फंगस कंटामिनेटेड है, तो फंगस के कारण नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, बैक्टीरियल कंटामिनेशन के कारण आपका अमोनिकल ऑर्डर आता है आपके यूरिन का, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा है कि प्रोटीन एग्जामिनेशन का मेथड नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे यूरिन प्रोटीन के एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा प्रोटीन के एग्जामिनेशन नहीं है। तो आपका हीथ मेथड, हेलर मेथड, सल्फोसैलिसिलिक टेस्ट और हेज सल्फेट मेथड। तो फ्रेंड्स आपका डी नंबर का नहीं है और सब सारे हैं, ठीक है, हीट वाला भी है, हेलर भी है, सल्फोसैलिसिलिक एसिड भी है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि 20 नंबर का जो है ये कह रहा है कि हेमेचूरिया के केस में कौन सा टेस्ट उपयोगी है। तो अगर आपको हेमेचूरिया है यानी कि आपके यूरिन में हीमोग्लोबिन की मात्रा सबसे ज़्यादा आ रही है, ब्लड की मात्रा सबसे ज़्यादा आ रही है, तो इन केस को आपको हेमेचूरिया कहते हैं। और इसके लिए कौन सा टेस्ट उपयोगी है, तो फ्रेंड्स इनके लिए जो टेस्ट उपयोगी है वो आपका बेंडिक टेस्ट होता है और डिप स्टिक टेस्ट, ठीक है। तो बेंडिक वाला तो आप करेंगे, ठीक है, मैनुअली कर सकते हैं, और डिप स्टिक जो है इसको भी हम मशीन के द्वारा, जो स्टिक होती है उसके द्वारा करते हैं। कहीं भी आप जितने भी आपके टेस्ट हैं, ठीक है, चाहे आपका प्रोटीन हो, चाहे आपका यहाँ पे कीटोन बॉडी हो, या फिर आपका यहाँ पे हीमोचूरिया हो, इन सब केस में आप डिप स्टिक देख सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ में एक अदर टेस्ट होगा जो कि मैनुअली होगा, तो बेंडिक आपका मैनुअली हो गया और डिप स्टिक भी हो गया, तो क्या दोनों हो जाएगा, तो बोथ ए एंड बी, ठीक है। और ये जो फोर्थ टेस्ट है ये आपका किसके लिए किया जाता है, ये आपका क्या जाता है यहाँ पे जो आपके रिड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं उनके लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 21 का है, ये कह रहा है कि इनमें से कीटोन बॉडी के टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो कीटोन बॉडी के टेस्ट यहाँ पे कौन से नहीं है,
तो आपका जो यहाँ पे नाइट्रिक टेस्ट है ये आपका कीटोन बॉडी का टेस्ट नहीं है। हीट के द्वारा भी हम कीटोन बॉडी कर सकते हैं, रोथरा टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं, जेनहार्ड टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं। केवल हमारा जो नाइट्रिक टेस्ट है इसके द्वारा हम कीटोन बॉडी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि पिल्यूलर फ्लूइड के कलेक्शन के लिए नीडल कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने नीडल लिख दिया है केवल। तो पिल्यूलर फ्लूइड के कलेक्शन के लिए कौन सा नीडल यूज करेंगे। नीडल मतलब किस गेज का नीडल यूज करेंगे आप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो गेज का नीडल यूज करते हैं वो क्या होता है, 19 गेज का नीडल होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही जाएगा। ठीक है, अगर आप नॉर्मल ब्लड को कलेक्ट कर रहे हैं तो आपका 22 गेज के नीडल का हम उपयोग करते हैं। 16 गेज के उपयोग हम कहाँ करते हैं, 16 गेज का उपयोग हम जो ब्लड बैंक होता है वहाँ पे ब्लड कलेक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि साइन मेथ हीमोग्लोबिन में रेजेंट यूज नहीं होते, यानी कि आपका जो साइन मेथ हीमोग्लोबिन मेथड है इसमें हम रेजेंट नहीं यूज करते हैं। केवल एक ऐसा है जिसमें हम इसका यूज नहीं करते हैं और सारे हम इनमें यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो CO2 होता है इसका उपयोग हम साइन मेथ हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन के मापन के लिए नहीं करते हैं। और जितने भी आपके पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम डाइहाइड्रोजनेज फास्फेट, ये आप तीनों उपयोग हम करेंगे आपके साइन मेथ हीमोग्लोबिन में, जो कि आपका एक हीमोग्लोबिन का मापक विधि है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि हाई AEC देखने को मिलता है। AEC का मतलब होता है एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट। ठीक है, तो हाई AEC किस में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये आपके पैरासाइट डिजीज, एलर्जिक कंडीशन और आपके ट्रॉफिक एस्नोफिलिया होता है, इन तीनों के केस में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, ऑल ऑप्शन। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा है कि नॉर्मल साइज ऑफ पेरीफेरल स्मेयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये अक्सर आपके जो सीनियर होते हैं, आपकी जो क्लास में टीचर होते हैं, इनसे पूछे जाने वाला प्रश्न है कि आपका जो पेरीफेरल स्मेयर होता है इसका नॉर्मल साइज क्या होता है। तो फ्रेंड्स इनका जो नॉर्मल साइज होता है वो 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि जेमसिडी निडल का उपयोग किया जाता है। तो आपका जो जेमसिडी निडल होता है इसका उपयोग हम बोन मैरो के लिए करते हैं, यानी कि बोन मैरो एस्पायरेशन के लिए हम जेमसिडी निडल का उपयोग करते हैं। एपनेसी में हमने बताया कि नॉर्मल निडल यूज करते हैं, बस इसमें हम ध्यान रखते हैं कि आपका जो फ्रोजन सेक्शन होता है उसको हम रखते हैं ताकि हम उसको जो आपका मटेरियल होता है उसको हम सक कर सकें। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा है कि नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम HDL कोलेस्ट्रॉल इन मेल, यानी कि अगर आपका जो मेल है इनमें आपका जो HDL होता है यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, वो कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आपका 30 से 60 ml पर DL होना चाहिए आपके मेल में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये मेल के लिए प्रश्न पूछा गया है। और जो फीमेल होती हैं इनमें आपके 40 से 70 मिलीग्राम पर DL होना चाहिए। ठीक है, किसमें, फीमेल में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फीमेल में 40 से 70 मिलीग्राम पर DL और मेल में आपके 30 से 60 मिलीग्राम पर DL। ठीक है, मात्रक जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर हम मात्रक गलत करेंगे तो सब कुछ गलत। ठीक है, 28 नंबर का प्रश्न है आपका, क्लोरीनेशन डज नॉट इफेक्ट, यानी कि आपका जो क्लोरीनेशन होता है यानी कि आपका एक प्रकार का डिसइंफेक्टेंट है, तो ये किस पे इफेक्ट नहीं करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो विब्रियो कॉलोनी है, ई कोलाई है, HIV है और पोलियो वायरस है। तो फ्रेंड्स मेनली जो इफेक्ट नहीं करेगा वो आपके HIV पे भी नहीं करता है, लेकिन जो आपका यहाँ पे बुक थी उसमें आपका पोलियो वायरस था। तो देख लीजिए यहाँ पे पोलियो वायरस हम यहाँ पे डी वाला लगवा दे रहे हैं, लेकिन अगर कहीं पे ऑप्शन दोनों मिल रहा है यानी HIV और पोलियो वायरस, तो वहाँ पे जरूर आप इसको क्लिक करिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, टिंडलाइजेशन इज ए मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, यानी कि आपका जो टिंडलाइजेशन है जो कि एक स्टरलाइजेशन का मेथड है, तो इसका जो क्या है कि स्टेटस है वो क्या है। तो ये आपका हो जाता है कि मॉइस्ट हीट एबव 100 डिग्री सेल्सियस, मॉइस्ट हीट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर ड्राई हीट एबव 100 डिग्री सेल्सियस, या मॉइस्ट हीट 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपका सही ऑप्शन जाएगा फ्रेंड्स वो आपका क्या जाएगा, डी नंबर का जाएगा, मॉइस्ट हीट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आपके लिए जो प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न आपका है कि GOD POD टेस्ट यूज फॉर, यानी कि आपका GOD और POD जो टेस्ट होता है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है, किस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि GOD POD जो टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है। ठीक है, अगर आप इसको कमेंट में बॉक्स में जो बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप इससे लगेगा कि आप पूरा लेक्चर देखे हैं। ठीक है, और ये लेक्चर फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है, और अगर आप इसको नहीं पूरा देख पा रहे हैं तो 1-2 बार करके देख लीजिए, लेकिन इसको आप देख लीजिए क्योंकि आपके लिए ये जनरल व्यू से भी बहुत अच्छा है और आपके एग्जाम आपके व्यू से बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है और बहुत ही अच्छे प्रश्न है। ठीक है, तो अगर आपको इस प्रकार के लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इस प्रकार के लेक्चर और आप बनाइए, तो हम इसको बना देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू।